हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के साइंस डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम पहला से मॉडल सेट को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि साइंस में जो टोटल जो एग्ज़ाम होगा कितना होगा। तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इस 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में आपको 20 नंबर का प्रैक्टिकल और 80 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होगा। इस 80 नंबर के थ्योरी में आपको 50% यानी कि 40% यानी कि ऑब्जेक्टिव और 40% का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। तो अब यहाँ 40 नंबर का आज हम ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है 40 नंबर का, इस 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे। तो अब इस 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है आपको इस 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इस 80 ऑब्जेक्टिव में से आपको सिर्फ 40 ऑब्जेक्टिव ही सही करना है, जो कि बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए हम वीडियो को ना देर करते हुए चलिए आज समझते हैं। तो आपको 80 ऑब्जेक्टिव में से सिर्फ 40 ऑब्जेक्टिव को सही करना है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक है। सबसे अधिक अपवर्तनांक का बात किया जाए, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अवतल दर्पण का अगर फोकस दूरी की बात किया जाए तो ऋणात्मक होती है। अगर उत्तल दर्पण का अगर फोकस दूरी पूछता तब धनात्मक हो जाता। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है, किस लेंस के मुख्य फोकस दूरी की संख्या कितनी होती है। अगर किसी भी लेंस है, अगर उसकी फोकस की बात किया जाए उसकी संख्या कितना होता है, तो 2 होती है, यानी कि बी नंबर का आंसर हो जाएगा। कहता दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है और अवतल दर्पण के द्वारा रोगियों के नाक, कान, गला देखने में प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछता तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछ देता है कि आखिर क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनाता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ 5वां क्वेश्चन कहता है, अवतल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो अवतल किसी भी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती, और यही आर, तो यही आर बराबर जब हो जाता है कितना, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2f हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन वहाँ पूछ सकता है f बराबर कितना होता है, तो r/2 या r बराबर कितना होता है, तो 2। यहाँ पर f कितना है, फोकस दूरी है, और r यहाँ पर क्या है, एक वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ जो रिलेशन जो दिया है, चलिए उस रिलेशन को हम समझते हैं। तो यहाँ f दिया है और क्या r दिया है, तो f बराबर क्या निकला फॉर्मूला हमको, r/2 निकला। चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस का, यहाँ लेंस पूछा है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक न्यूनतम होती है।
तो अगर न्यूनतम की बात किया जाए, यहाँ पर सबसे कम तरंगदैर्घ्य की बात होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बैंगनी का। अगर सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए तो यहाँ पर लाल हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि टावरों में या सिग्नल में, रेलवे लाइन में जो सिग्नल होती है उसमें लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हम जानते हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण से क्या कहता है, उसको लाल रंग के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है अगला, तारों का टिमटिमाना 8वां नंबर प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तो बाल्टी में रखा हुआ सिक्का थोड़ा उठा प्रतीत होता है, या बाल्टी में रखी हुई एक छड़ी वो क्या होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। चलिए नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसी में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? अगर सबसे अधिक की बात किया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगा, सबसे अधिक होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हुए? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा आंसर हो जाता है। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, जब मोमबत्ती जलता है तो वो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का। अब 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक विद्युत सेल से विद्युत धारा प्राप्त करने पर इनके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या हो जाता है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कम हो जाता है। कहता प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। जब प्रतिरोध, सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध उसे कहते हैं जो धारा का विरोध करे, उसे प्रतिरोध कहा जाता है। तो अब प्रतिरोध वो जाता है लंबाई के क्या आता है, सीधा समानुपाती होता है। मतलब हुआ कि जब लंबाई को बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पर लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। लेकिन ये क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि मोटाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन चलिए यहाँ पर समझते थोड़ा सा, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए किसका मान किस क्रम में जोड़ना चाहिए। यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी श्रेणी क्रम में। 15 नंबर क्वेश्चन करता है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नर्म लोहा। उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाता है नाभिकीय संलयन। अब 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति। तो सौर ऊर्जा क्या आता है, वो सीधे विद्युत में बदलना, तो उसे क्या कहते हैं, तो सौर सेल कहते हैं। अगला नंबर 18वां क्वेश्चन कहता है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो बात किया जाए, हम जानते हैं पवन की जो चाल होती है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है, लेकिन यहाँ पर जो है 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो इस हिसाब से हम इसको यहाँ पर हम सी करेक्ट कर रहे हैं। 19 नंबर, सेल का विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर जिसका जो आंसर हो जाएगा, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य हो जाएगा, बी नंबर का आंसर हो जाएगा। कहता है 20 नंबर, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो घरेलू परिपथ में यानी कि 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की जरूरत पड़ती है।
प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि डीसी करंट मतलब हो गया ये डायरेक्ट करंट। और एसी करंट को वो जो हम लोग ट्रांसफार्मर जो आती है वो एसी करंट होती है, और घर में जो बैटरी कुटरी होती है वो क्या आती है, वो डीसी करंट होती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वर्ण विक्षेपण असंभव है, तो असंभव किसमें है, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कांच में संभव है, निर्वात में संभव, जल में संभव है। इसका मतलब है फाइबर में संभव नहीं है, क्योंकि फाइबर में क्या था, पूरा आंतरिक परावर्तन होता है। 22 नंबर का आंसर, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। तो इसका मतलब हो गया वायु से प्रकाश की किरण कहाँ जा रहा है, प्रिज्म की ओर जा रहा है। हम जानते हैं वायु क्या होता है, ये विरल होता है, प्रिज्म यहाँ क्या है, सघन है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या अभिलंब की ओर क्या होता है, ये झुक जाती है। इसके लिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। लेकिन यही बोलता सघन से अगर इसमें इसमें जाता तो अभिलंब से दूर उड़ हट जाता। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है वायु से प्रिज्म को, मतलब कि अभिलंब आधार से आधार की ओर क्या आता है, ये झुक जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब कहता 23 नंबर, 2ZnO प्लस O2 तीर का निशान 2ZnO किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि जिंक और यहाँ ऑक्सीजन को जुड़ा तो जिंक ऑक्साइड ZnO का निर्माण हो गया, यानी कि दो को जुटा तो एक को बन गया, मतलब इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया या संयोजन। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, खाने वाला सोडा क्या जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा NaHCO3। तो यहाँ पर 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। 25 नंबर कहता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु। तो कमरे के ताप पर कौन अवस्था में रहेगा, तो यहाँ पर पारा। पारा का यूज कहाँ का किया जाता है, जो डॉक्टरों के द्वारा जो होता है आँख में लगा कर जो चेक किया जाता है उसमें भी क्या आता है, एक पारा हिम भरा रहता है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है। तो शून्य समूह कहा जाता है यहाँ पर इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब 18वां ग्रुप को इनर्ट ग्रुप कहा जाता है। 18वां ग्रुप में अक्रिय गैस होती है। अक्रिय गैस का मतलब होता है वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो यहाँ पर जो आंसर दिया है हीलियम हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर पीला। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन सा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस होता है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको बोलते हैं CO2 गैस। गंधक का परमाणु संख्या कितना आता है, तो गंधक का यहाँ हो जाएगा 16 हो जाएगा। फास्फोरस 15 होता है, गंधक 16 होता है। गंधक को सल्फर भी बोला जाता है, जिसका संकेत S होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 31 नंबर को होता है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। 32 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन कहता है सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है।
तो हम जानते हैं कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। लेकिन इसको अगर आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का ही यूज किया जाता है। तो ये 2 कैरेट जो बचा है, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या आता है, मिलाया जाता है। या तो इसको कॉपर जो है तो Cu मिलाया जाता है यहाँ पे। तो आंसर यहाँ कितना हो जाएगा, 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कहता है NaCl प्लस AgNO3 त्रिकनेशन AgCl NaNO3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि NaCl है यहाँ पे और यह AgNO3 है। तो ये क्या किया है, यहाँ से Na और यहाँ से NO3 ये दोनों मिला तो यहाँ ये बन गया, यहाँ से Cl और यहाँ से Ag, तो AgCl मतलब ये दोनों जुड़ा तो ई बन गया और ये दोनों जुड़ा तो ई बन गया। दोनों आपस में क्या किया है, यहाँ पे बदला बदली किया है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर कुछ आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। इसका आंसर हो गया C नंबर। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन कहता है सिलिकॉन एक क्या है, एक अधातु, एक धातु उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन जो होती है एक प्रकार की उपधातु होते, उपधातु उसको बोलते हैं जो क्या था, ना तो बढ़िया से धातु गुण पाया जाता है ना तो उपधातु का गुण पाया जाता है, कि दोनों का बीच की बात किया जाए तो सिलिकॉन का यूज कहाँ किया जाता है, तो सौर प्लेट में भी किया जाता है। और क्या होता है, मोबाइल का जो जहाँ पर पिन लगता है उसमें क्या होता है, सिलिकॉन सबका यूज होता है। तो सिलिकॉन कौन कौन होता है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम या आर्सेनिक, ट्रिलियम, पोलियम सब क्या होता है, उप धातु होता है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा C नंबर का आंसर हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन का था वे तत्व जिसके बाहरी शेल पूर्ण भरे होते हैं ये कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस का मतलब हो गया जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा, उसी बोलते हैं हम उस उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस में मतलब 18वां ग्रुप को उत्कृष्ट गैस के अंतर्गत आता है। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, वो सब क्या होता है, उस उत्कृष्ट गैसें होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा D नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है खड़िया का रासायनिक सूत्र। खड़िया का जो रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब यहाँ 37 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो अम्लीय ऑक्साइड के एक सिंपल से पहचान बोल देते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो तो मतलब हो जाएगा वो ज़्यादा ऑक्साइड। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन, यहाँ भी एक ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं हम 2 ऑक्सीजन है। तो इसका आंसर हो जाता है सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 38 का कहता है निम्नलिखित में एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो सबसे पहले समझते हैं तो एल्केन का सामान्य सूत्र। तो एल्केन का सामान्य सूत्र था CnH2n+2। एल्केन हो गया, ये एल्कीन का हो गया CnH2n और एल्काइन का हो गया CnH2n-2। एक में सटाना है फिर छोड़ना है, एक बार क्या हटा देना है, यानी कि एक में क्या करना है जोड़ देना है 2, एक में लिखना ही नहीं है, एक में क्या करना है घटा देना है। मतलब इसको बोलते हैं एल्केन, इसको बोलते हैं एल्कीन, इसको बोलते हैं एल्काइन। तो ये उम्मीद है समझ में हो गया, पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब कहता है कि एल्काइन, तो एल्काइन तो मतलब हो गया CnH2n-2। इसके 2 यहाँ पर सब में कितना है 2 2 है, तो 2 गुना से क्या करना 2 कर देना। तो यहाँ पर 2 रख दिए तो यहाँ 2 × 2 - 2, तो कितना हो गया
Cn 2 दूनी 4 और 4 में 2 घट जाए कितना होगा 2, तो मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा ये C2 2 दूनी 4 में 2 घट जाएगा कितना होगा 2, तो C2H2 इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का आंसर। चलिए अगला सवाल हम समझते हैं। उनचालीस नंबर CH3OC2H5 का IPAC नेम क्या बोलेंगे, तो इसको बोल देंगे, तो यहाँ पर एक कार्बन है, इसको बोलेंगे मिथॉक्सी, और यहाँ पर 2 कार्बन क्या इथेन, तो क्या हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा इसका नाम, यानी कि एक नंबर का क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ईंधन के रूप में इसका किसका इस्तेमाल हो जाएगा, यहाँ पे इथेनॉल का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब 41वें क्वेश्चन का सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में क्या उत्पाद बनाता है, तो यहाँ पर जौन सा हो जाएगा NaZnO2 प्लस O2, यानी कि एक नंबर का आंसर ए नंबर का आंसर हो जाएगा। अब कहता है 42 नंबर का सवाल, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो धोने वाला सोडा अगर मान लीजिए हम कपड़ा धोते हैं तो उसमें क्या होता है बहुत सारा पानी की ज़रूरत पड़ता है, यानी कि 5-10 बाल्टी का पानी का ज़रूरत पड़ जाता है, इसलिए इसका मतलब हुआ, तो यहाँ पर इसमें 10 गो पानी है, तो यहाँ 10 गो जो पानी है तो मतलब ये हो जाएगा Na2CO3 10H2O, इसका एक नंबर का आंसर हो जाएगा। अब कहता है 43 नंबर, अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा यानी कि 1:3 होता है। चौवालीस नंबर क्वेश्चन कहता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहा जाता है, कहने का मतलब जैसे मान लिया जाए A+B कोई अभिक्रिया है, बन गया C+D, इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक बोला जाता है, अभिक्रिया के परिणाम से जो बन गया प्रतिफल या उत्पाद बोला जाता है। अब क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, तो अम्लीय ऑक्साइड मतलब हो गया जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगा वो क्या होता है अम्लीय ज़्यादा ऑक्साइड हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं इसमें एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर कितना है 2 ऑक्सीजन है, तो इसका जो ऑक्सीजन हो गया मतलब ये क्या है अम्लीय ऑक्साइड ये ज़्यादा हो गया, आंसर डी नंबर का। अब 46 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यहाँ पूछ रहा है लाल को नीला, तो यहाँ हो जाएगा क्षार, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगर यही कहता नीला को अगर लाल बोल देता तो ये हो जाता अम्ल, आंसर ये हो जाता अम्ल, लेकिन यहाँ बोल रहा था लाल को नीला, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर आंसर क्षार हो गया, इसलिए थोड़ा सा आपको क्या कन्फ्यूजन आपको क्लियर करके रखना। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है क्या लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। चलिए अब 47 नंबर का क्वेश्चन कहता है स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है,
तो स्वस्थ शरीर का जो पीएच मान होता है 7.5 के आसपास होता है, लेकिन यहाँ 7.5 तो दिया नहीं है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 से 7.8 के बीच आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का आंसर होगा। तो 48 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय होता है, यानी कि जल में विलय का मतलब जो जल में घुल जाए। तो हम जानते हैं कि ग्लूकोज को जब जल में यानी कि जब पानी में डालते हैं तो वो कहते घुल जाता है। तो यहाँ पर कहता है विलय मतलब हो जाएगा घुल जाना, तो यहाँ ग्लूकोज इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन अमलगम है। तो अमलगम का होगा, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा NaHG, यानी कि सोडियम पारा, NaHG, यानी कि बी नंबर का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब कहता है 50 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर एल्युमिनियम, क्योंकि विस्थापित का जो विस्थापित वही करता है जो अत्यधिक क्रियाशील होता है। यहाँ से जो होगा जिंक से अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा, यहाँ पे एल्युमिनियम हो जाएगा, इसलिए क्या का आंसर डी नंबर का हो जाएगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजनयुक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। तो ऑक्सीजन जनित का मतलब हो गया मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिली हो उसको हम ऑक्सीजन युक्त कहते हैं। तो ऑक्सीजन का युक्त जो लेता है तो ये धमनी जो होती है वो शुद्ध ब्लड को लेके जाती है, और शिरा जो होती है यहाँ अशुद्ध ब्लड को शिरा ले जाती है, धमनी शुद्ध ब्लड को लेके जाती है। और धमनी जो होता है अधिक शरीर के अधिक गहराई में पाए जाते हैं, और जबकि शिरा जो है शरीर के कम गहराई में पाए जाते हैं। और हम जानते हैं डॉक्टर के द्वारा जो सुई देता है वो किस में देता है, तो वो शिरा में देता है, न कि धमनी में देता है। तो यहाँ अब क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त है, मतलब यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे धमनियाँ हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 52 नंबर को पढ़ते हैं। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ को क्या कहते हैं। हल्के पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ को प्लाज्मा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम 53 नंबर का। किन पौधों के पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा जलमग्न हाइड्रोफाइटस, 53 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब 54 नंबर का क्वेश्चन समझते हैं। किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन की जो प्रक्रिया पाई जाती है ईस्ट में पाई जाती है। तो किण्वन को फर्मेंटेशन कहा जाता है, यानी कि जब इसका यूज कहाँ कहता है बेकरी उद्योग में किण्वन की प्रक्रिया का यूज किया जाता है। मुख्य रूप से इसके पाव रोटी सब में जाते हैं जो किण्वन की प्रक्रिया होती है। 55 नंबर का क्वेश्चन कहता है पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। जब पूर्ण रूप से जब अंडाशय विकसित हो जाती है तो वही अंडाशय क्या कहलाती है, वो फल कहलाने लगती है। तो ग्लूकोज का सामान्य सूत्र, तो ग्लूकोज का सामान्य सूत्र हो जाएगा C6H12O6 हो जाएगा। अब कहीं क्वेश्चन पूछ देगा चीनी का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, तो C12H22O11। तो यहाँ पर आंसर चीनी अगर पूछता है C12H22O11 तो ये चीनी का होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी नंबर का आंसर हो जाएगा। अब 57 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में किसे पौधे
का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। तो कहने का मतलब हुआ प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास क्लोरोफिल होना चाहिए। अब हम जानते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती है। तो यहाँ पर जो आंसर, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी इकाई। यहाँ पर मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा क्लोरोफिल, सी नंबर का आंसर हो जाता है। 58 यानी कि 58 नंबर का क्वेश्चन का था अंडो उत्सर्जन का कारण है। तो अंडो उत्सर्जन का कारण है LH। तो अब यहाँ क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन क्या है। तो यहाँ पर एक प्रकार का एक फीमेल हार्मोन है। फीमेल में 3 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तो चलिए 59 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ईस्ट में जो होता है अलैंगिक जनन द्वारा द्विखंडन नहीं होता है। चलिए अब 60 नंबर का क्वेश्चन कहता है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलित कैसे बना रहता है। तो कहता है ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए ये अपघटन का होना भी बहुत जरूरी है। अब 61 नंबर क्वेश्चन का था भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। तो यहाँ पर जो है भोजन का पाचन का बात बोल रहा है। तो भोजन को पचाने में जो है अग्न्याशय, पित्तरस और आंत्रस सभी क्या थे इसमें भूमिका निभाते, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। कहता है 62 नंबर क्वेश्चन ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तब एंजाइम जो है तो ये ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है, अग्न्याशय में। तो अग्न्याशय में 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। तीनों एंजाइम को हम चलिए ट्रिक से समझते हैं। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं LAT। तो LAT का जब पूरा नाम बोलेंगे तो L को क्या बोलते हैं लाइपेज, ए को क्या बोलते हैं एमाइलेज, टी को क्या बोलते हैं ट्रिप्सिन, यानी कि लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो यहाँ पर पूछा था ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर निकला है तो अग्न्याशय से। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन का आता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है। यानी कि आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो होता है छोटी आंत होता है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर का। छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। चलिए 64 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है। मनुष्य की जो पाचन की क्रिया होती है मुख गुहा। तो मुख गुहा का मतलब जो मुंह में जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं मुख गुहा। अब देखो मुख क्वेश्चन तो हो गया कि मुख गुहा कहाँ से भोजन का पाचन कहाँ से होता है, तो मुख गुहा। तो मुख गुहा के भोजन कहाँ इसके बाद आता है मुख गुहा, तो ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत में क्या कहते हैं भोजन को जाती है। अब बड़ी आंत में क्या होता है भोजन का पाचन नहीं होता बल्कि जल का अवशोषण होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 65 नंबर में। तो निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के पाचन में जो सहायक होता है यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये बी नंबर का आंसर हो जाएगा लाइपेज। 66 नंबर क्वेश्चन का आता है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। संपन्न किस में होती है, यहाँ पर जो आंसर होता है कोशिका द्रव में संपन्न होती है। अब 67 नंबर का आता है ओजोन परत है। तो ओजोन परत का हानिकारक है, उच्च ताप पर लाभदायक है, इनमें यानी कि लाभदायी है सी नंबर में। डी नंबर का आता है इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन
परत क्या है? तो यहाँ पर एक थोड़ा सा चलिए समझते ओजोन परत क्या होती है। तो ओजोन परत जो होती है एक प्रकार यहाँ पर क्या आती है, सन होती है। ओजोन परत एक प्रकार क्या है, यहाँ पे एक परत है। तो ओजोन परत का जो निर्माण होता है, ऑक्सीजन के जो 3 परमाणु जो आपस में संयोग करता है, तो ओजोन परत का निर्माण होता है। तो हम अब क्या होता है, यहाँ सूर्य में क्या आता है, ढेर सारा क्या आता है, यहाँ पे हानिकारक किरण आती है। तो यहाँ पर जब इस ओजोन परत पर जब पड़ती है तो इस हानिकारक किरण क्या आता है, तो एब्जॉर्ब कर लेती है। और इसके बाद क्या आता है, वहाँ से शुद्ध किरण क्या करता है, पृथ्वी पर भेजती है। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर ओजोन परत के द्वारा अगर सूर्य से जो हानिकारक किरण है डायरेक्ट यहाँ पर पृथ्वी पर आ जाएगी तो क्या हो जाएगी। तो हम लोग के शरीर के ऊपर क्या था, त्वचा कैंसर क्या था, ज़्यादा होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो वही क्या करता है, ओजोन परत क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है। तो अवशोषित कर लेता है मतलब हमारे लिए क्या है, एक लाभदायक तो ही है। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये मिटा गया, इसको हम लिख देते हैं थोड़ा सा। चलिए 68 नंबर का अब क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन फूल के नर प्रजनन अंग है। तो नर का प्रजनन अंग किस में हो जाएगा, यहाँ पर पुंस केसर, मतलब पुरुषों में पाया जाता है, इसलिए इसको ये क्या होता है, पुंस केसर कहते हैं। अब चलिए 69 का क्वेश्चन, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने पर कितनी ऊर्जा की मुक्ति होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। 70 नंबर का क्वेश्चन कहता है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा ये अवायवीय श्वसन। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। जो भी चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हाँ, अगर अच्छा लगेगा दोस्तों को भी शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करने ज़रूर बोलना है। चलिए 71 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिका, आंसर ए नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन का था पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। पादप का जो अपशिष्ट जो जमा होते हैं छाल में, कोशिकाओं की रिक्तियों में, पत्तियों में, इनमें से इसका मतलब हो जाएगा सभी, आंसर हो जाएगा। अब 73 नंबर का क्वेश्चन कहता है मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ग्रास नली। ग्रास नली में किसी प्रकार का ना तो भोजन को एंजाइम को स्रावित करता, ना ही भोजन को पाचन करता है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन कहता है मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है। मूत्र की जो सांद्रता होती है वो मेलाटोनिन के ऊपर निर्भर करती है। इसका आंसर हो गया 74 का डी नंबर। अब 75 नंबर का क्वेश्चन कहता है कौन सा हार्मोन पौधे के वृद्धि से संबंधित नहीं है। यानी कि एक तरह बात किया जाए पौधे की वृद्धि से नहीं संबंधित है, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन है, लेकिन एब्सिसिक हार्मोन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब 76 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव हृदय किस तंत्र का एक भाग है। मानव हार्ट का क्या काम करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। जब पंप करता है मतलब वो परिवहन करने का काम करता है, इसलिए मतलब क्या आ जाएगा, ये डी नंबर का आंसर हो जाएगा 76 का। अब 77 का क्वेश्चन आता है कि जीव
विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशाक्रम के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि अगर वंशा गुणों का अध्ययन से संबंधित है, मतलब उसको बोलेंगे हम अनुवांशिकी। 77 का जो आंसर हो जाएगा ये बी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए 78 नंबर का क्वेश्चन कहता है श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में कौन गैस को ग्रहण किया जाता है। जो श्वसन की क्रिया होती है तो कौन सी गैस का ग्रहण किया जाता है, तो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, छोड़ता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो हम सबसे पहला बात लेंगे ग्लूकोज का फार्मूला। ग्लूकोज का फार्मूला कहता है तो C6H12O6। यहाँ कहता है कार्बन के कितने परमाणु, तो कार्बन के कितने परमाणु हो जाएगा, यहाँ पे 6 परमाणु हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 80 मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित केंद्र अवस्थित होता है। तो नियंत्रित करने का जो केंद्र है तो वो कहाँ अवस्थित होता है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा तो मस्तिष्क में। यानी कि मस्तिष्क के भी 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। चलिए पूरा क्या कर दें हम डिस्कस को कर दिए हैं, आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए हम अगला पॉइंट लेके आएंगे। चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप लोग क्या कर तैयारी में लगे रहिए।